दिस इज अश्विनी साधना अर्जुन और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 20 जो है ये संविधान संशोधन की बात करता है। पार्ट 20 में केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368 की अगर हम मेन हेडिंग की बात करें, 368 क्या है? ये बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, कि पार्लियामेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की और उसका प्रोसीजर, ये दोनों ही बातें जो है वो आर्टिकल 368 बताता है। अब आर्टिकल 368 को अच्छे से समझने से पहले कुछ चीजें ऐसे ही आप जान लीजिए जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत। पहली चीज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन है, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने ये बोरो किया है 368 का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना लंबा टाइम, लगभग 3 साल का टाइम लेके इतना बड़ा संविधान बनाया, जो बाकी अलग देश हैं उनके संविधान से कंपेयर करके बनाया। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। तो जब इतना डिटेल में इतने लोगों ने, क्योंकि देखिए 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तो 310 मेंबर्स तब भी थे। तो इतने लोग, डॉक्टर BR अम्बेडकर, VN राव, इतने सब लोगों ने इतने अच्छे से पूरा 3 साल में, लगभग 3 साल इसीलिए कह रहे हैं, एक्चुअल टाइम्स का 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है, इसको बनाया। तो फिर अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए सोसाइटी की नीड्स जो है ये चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। हो सकता है जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस समय का इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशंस कुछ और हो, आगे चल के कुछ और हो जाए तो चेंजेस करना पड़े। तो इन्हीं चेंजेस की नीड्स को फुलफिल करने के लिए अमेंडमेंट का प्रोविजन दिया गया। अब अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का मतलब क्या हुआ? अमेंडमेंट का मतलब हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी प्रोविजन को रिपील कर सकते हो, किसी को ऐड कर सकते हो, किसी को चेंज कर सकते हो। तो ये सब चीजें करने की पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के अंदर दी गई है। अब अगर हम देखें तो ये तीनों चीजें हैं, मतलब जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई नई चीज ऐड करना, पुरानी चीज हटा देना, कोई नई चीज की जगह पे दूसरी चीज रिप्लेस कर देना, ये सब चीजें जो है वो 3 तरह से की जा सकती है। कितनी तरह से की जा सकती है? 3 तरह से की जा सकती है। तो एक सिंपल मेजॉरिटी से रहता है कि सिंपल मेजॉरिटी से आप जो है वो अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि स्पेशल मेजॉरिटी से। तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कम से कम 50% जो स्टेट्स हैं वो उसको रेटिफाई करें, एग्री हो उससे। तो ये 3 तरह से होता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, प्रोसीजर समझने से पहले हम केवल ये देखते हैं कि बेयर प्रोविजन क्या कहता है। बेयर प्रोविजन की अगर आप बात करो तो आर्टिकल जो 368 है, ठीक है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो इसके हेडिंग में पावर शब्द है ये भी 24th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, पहले से नहीं था। क्योंकि आगे अगर इसकी कंट्रोवर्सी देखो आप, जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो पार्लियामेंट है ये फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकती है? जिसके पीछे शंकरी प्रसाद से स्टार्ट होकर 52 राव तक सीरीज ऑफ केस लॉ है, कई अमेंडमेंट्स है। तो इन सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा, वो अलग एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ केवल हम बेसिक और जनरल चीजें सभी डिस्कस करेंगे। जैसे पावर ऑफ पार्लियामेंट, जो पावर वर्ड है, ये जो हेडिंग है ये भी 24th अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। अब 368(1) की अगर हम बात करें तो 368(1) ये कहता है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 368 इन द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, कि पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को एक्सरसाइज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। और उसका प्रोसीजर क्या होगा? जो आर्टिकल 368 में दिया गया है उसी प्रोसीजर से वो कर सकती है। तो 368(1) की अगर आप बात कर लो तो ये सिंपल से बताता है कि
अमेंडमेंट किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। और पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करेगी वो किस प्रोसीजर से करेगी, दैट प्रोसीजर विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 368 इटसेल्फ। 368 में जो प्रोसीजर दिया गया है। अब हम बात करेंगे 368(2) की। 368(2) ये बताता है कि स्पेशल मेजॉरिटी से किया जा सकता है अमेंडमेंट, लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आपको 50% से अधिक स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए होगा। ठीक, तो ये 368(2) में कई चीजें इन्होंने बता दी है। स्पेशली अगर आप ऐसे बिल्कुल उंगलियों पे ध्यान रखना चाहें तो आप ऐसे याद कीजिए कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स बोथ। क्यों? क्योंकि मेनली कॉन्सेप्ट ये है कि जो फेडरल कैरेक्टर है, ऐसी चीजें जो फेडरल नेचर की हैं, ठीक है, उनमें अगर अमेंडमेंट करना होगा तो स्टेट्स का रेटिफिकेशन जरूरी हो जाएगा। अब फेडरल में क्या क्या चीजें आती हैं, 368(2) में भी जैसे कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं कि आर्टिकल 54 हो गया, 55 हो गया, ये प्रेसिडेंट की बात करता है। इसके बाद आर्टिकल 73 हो गया, 162 हो गया, 241 हो गया। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स हो गए। इसके अलावा अगर आप देखिए तो जुडिशरी हो गई यूनियन की, स्टेट की। लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप जो है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो हो गया। इसके साथ साथ आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट हो गया, जो शेड्यूल 4 में दिया गया है। 7th शेड्यूल हो गया। इवन आर्टिकल 368 में भी किया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें 368 में दी है कि फेडरल सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसको अमेंडमेंट करने के लिए स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन जरूरी होगा। तो ये सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है। 368(3) ये अमेंडमेंट किया गया था 24th अमेंडमेंट से। 368(3) जो ऐड किया गया, इसमें इन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 13 है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा आर्टिकल 368 का। मतलब अगर सिंपल से बात करें तो 368 में जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो अंडर आर्टिकल 13(3) में जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड नहीं होगा अमेंडमेंट का प्रोविजन। 24th अमेंडमेंट से ये आया। इसके बाद 368(4) और 368(5). 368(4) जो है ये बात करता था नो जुडिशियल रिव्यू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी कर दिए गए हैं उसमें जुडिशरी को कोई पार नहीं है कि वो उसको जुडिशियल रिव्यू कर पाए। तो 368(4) में क्या है, जुडिशियल रिव्यू को मना किया गया। तो आप लिख सकते हो नो जुडिशियल रिव्यू। 368 में इन्होंने कहा कि नो लिमिटेशन। पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की पावर है उसमें किसी तरीके कोई लिमिटेशन नहीं है। एक्चुअली में जो ये दोनों आर्टिकल है ये ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। और 42nd अमेंडमेंट ये जो ऐड किए गए थे, ये जो केशवानंदा भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दे दिया गया था, उसके इफेक्ट को दूर करने के लिए ये किया गया था। तो ये तो एक बेयर प्रोविजन है कि 368 1 2 3 4 5 ये 5 क्लॉज में 368 डिवाइड है। ये तो बेयर प्रोविजन हो गया जिसके बारे में हमें हल्का सा पता होना चाहिए। हल्का सा क्या मतलब, कायदे से पता होना चाहिए, वो हल्का अभी भी रह गया है। अब देखिए, ये तो बेयर प्रोविजन की बात कर ली हमने। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पूरा कॉन्सेप्ट मजे के साथ। मजे के साथ कैसे? क्योंकि मजा तभी आएगा जब आप एक एक चीजों को लिंक करते चलेंगे। बिल्कुल देखिए, मजे से याद आया कि कभी कभी जैसे आदमी क्या है कि इंतजार करना आदमी को सबसे ज्यादा बोरियत का काम लगता है, किसी का वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से आप देखो तो कभी कभी इंतजार भी मजा देता है। जैसे किसी ने कहा है कि खुदा करे वो दे मेरे खत का जवाब बरसों में, खुदा करे वो दे मेरे खत का जवाब बरसों में, और मजा इंतजार का ये कभी ना मिटे। तो कभी कभी इंतजार का भी मजा है। तो मजे तो इंतजार में भी आता है, और अगर समझ में आ जाए अच्छी सी चीजें तो अपने आप मजा आने लगता है। तो देखिए आपको ये समझ में आता है या नहीं आता है। तो
अब हम बहुत इजी वे में चलते हैं कि अमेंडमेंट कैसे क्या पूरा पोर्शन होगा। तो कि अमेंडमेंट के लिए कहां से ये हमने बोरो किया है, साउथ अफ्रीका से बोरो किया है एक चीज। अब अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो स्टार्ट करना है, इट मे बी इनिशिएटेड इन बोथ द हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसका जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनका इनिशिएशन लोकसभा से ही हो सकता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके इनिशिएशन से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी होती है। इसमें ना तो प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी होती है और ये लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी आप इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन दोनों हाउसेस की ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी होता है। ठीक है, अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी ये होता है कि टोटल मेंबर, दो कंडीशंस का पूरा करना जरूरी होता है कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर एक चीज, दूसरा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दोनों कंडीशन से पूरी हो जाती है तो ये कहलाता है स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक, जैसा कि हमने पहले बताया कि 3 तरीके से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। कितने स्टेट्स का, मोर देन 50%। ये 3 तरीके से किए जा सकते हैं। मेन आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि स्पेशल मेजॉरिटी जो है ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया, मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर हाउस की और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का। ये दोनों, ये कंडीशन नहीं, ये दोनों कंडीशन जब पूरी होंगी, ठीक है, तब ये पास होगा। ये कहलाएगा कि स्पेशल मेजॉरिटी से ये क्या हो गया, पास हो गया। तो एक तो ये साउथ अफ्रीका से ले लिया हमने एक चीज। दूसरी अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन जरूरी नहीं है इनिशिएशन के लिए। इनिशिएशन आप दोनों हाउस में से किसी भी हाउस से कर सकते हैं। हाँ, दोनों हाउस से ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या निकल गया, मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउस प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों कंडीशन पूरी हो गई, स्पेशल मेजॉरिटी से ये पास हो गया। अब स्पेशल मेजॉरिटी से जब ये पास हो जाएगा तो फिर ये कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट के लिए। एंड प्रेसिडेंट is bound to give the assent। इस अमेंडमेंट बिल पे प्रेसिडेंट जो है ये बाउंड है असेंट देने के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट भी 24th अमेंडमेंट से पहले बाउंड नहीं होता था। 24th से इन्होंने कह दिया कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड होगा इस पे असेंट देने के लिए। और कुछ कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। आप कहोगे कि सब तो बता रहे हो, फिर स्टार्ट कब करोगे, स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट बाउंड हो गया असेंट देने के लिए। एक कॉन्सेप्ट होता है ज्वाइंट सिटिंग का, अंडर आर्टिकल 108। ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है, अगर किसी बिल पे लोकसभा और राज्यसभा में दोनों एग्री नहीं कर पाते हैं, कोई कंट्रोवर्सी अराइज हो जाती है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 108। कुछ और फैक्ट यहाँ पे देख लीजिए। ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा ज्वाइंट सिटिंग जब होगी। तो इसमें नो ऑप्शन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, इसमें ज्वाइंट सिटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। किसमें, अमेंडमेंट में। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ जनरल चीजें हमें ये समझ में आए, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हो, इनिशिएशन से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन जरूरी नहीं है। दोनों हाउसेस से ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब हो गया मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउस प्लस 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट एंड वोटिंग। इसके बाद प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है इस पे असेंट देने के लिए। किसी तरीके का ज्वाइंट सिटिंग का कोई ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो ये तो एक जनरल चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि अमेंडमेंट जो है वो कैसे होगा। जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, एक तो आपका सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है कि टोटल नंबर जो है उसका 50% से अधिक हो जाए। मान लीजिए 100 लोग अगर हैं तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होगी, 51 होगी। ये तो सिंपल। अब सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, उसका बाउंड्री चेंज करना है, तो ये चीजें जब भी चेंज की जाएंगी
स्टेट का नाम हो गया, बाउंड्री हो गया, तो इसके लिए जो पास होगा ये सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप आर्टिकल 4 हो गया, आर्टिकल 169 हो गया और आर्टिकल 239A हो गया। यानी कि आर्टिकल 4, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239A, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमने दिए हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉट कवर अंडर आर्टिकल 368, लेकिन ये 368 में काउंट नहीं होता है। 368 में 2 ही काउंट होंगे। कौन कौन से? पहला स्पेशल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। कितने स्टेट्स का? इसको लिखो मोर देन 50%, मोर देन 50%। सिंपल मेजॉरिटी से ये होगा, हटा दो इनको। स्पेशल मेजॉरिटी से वो हो जाएंगे जो फेडरल कैरेक्टर के होंगे, और एक स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। तो स्पेशल मेजॉरिटी में इन्होंने क्या बताया है, स्पेशल मेजॉरिटी से कौन कौन से होंगे? तो स्पेशल मेजॉरिटी में 3 चीजें दी हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड अदर देन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या हो गया? जो ये सिंपल मेजॉरिटी वाला है। थर्ड क्या हो गया? इसको सेकंड और थर्ड कर लो तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि हो तो 3 ही तरीके से सकता है ना। अब थर्ड में हो गया स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन 50% स्टेट्स। तो इन्होंने कहा कि स्पेशल मेजॉरिटी में कौन कौन से अमेंडमेंट शामिल होंगे? तो बोले फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और बाकी वो सब जो ना इसमें फॉल करते हो ना इसमें फॉल करते हो, वो किस में आ जाएंगे? स्पेशल मेजॉरिटी में हो जाएंगे। ये भी बहुत सिंपल चीजें हैं। अब जो हमारे पास एक मेन कॉन्सेप्ट रह गया वो ये रह गया कि इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। वैसे तो हमने बता दिया आपको, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोट कर लो तो और अच्छी बात है भाई। अब देखिए, कॉन्सेप्ट एक तो ध्यान रखेंगे तो अपने आप आपका काम होता जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस मोर देन 50% स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है वो तब होता है यहाँ पे फेडरल कैरेक्टर हो। फेडरल कैरेक्टर मतलब क्या हुआ? सेंट्रल और स्टेट दोनों इन्वॉल्व हो, स्टेट की पार ना छीन ले कहीं। इसके लिए यहाँ पे स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन जो है वो जरूरी होता है। अब फेडरल कैरेक्टर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? देखिए, एग्जीक्यूटिव हो गया। एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, यानी कि आप कह सकते हो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इस पे आप अगर देखेंगे तो आर्टिकल आपका 54 एंड 55, ये 2 चीजें हो गए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है 54, 55 में आ जाएगा। इसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन एंड स्टेट, अब यूनियन की अगर बात करें एग्जीक्यूटिव की तो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। 54, 55 इसमें भी आ जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव में आपका 73 हो गया, 162 हो गया, आर्टिकल 73 और 162। ऐसे ही जुडिशरी आप ले सकते हैं। जुडिशरी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आपको पता है 145 से ये स्टार्ट हो जाती है, और 145 नहीं
124 में तो ये सब दिया ही गया है। यूनियन की अगर हम बात करें तो 124 से यूनियन जुडिशरी स्टार्ट होती है और ये चलती है 147 तक। एक चीज स्टेट की अगर हम बात कर लें तो 214 से 231, यानी कि 214 से 231 ये हो गया और 241 अलग से हो गया। यानी कि ये सब आर्टिकल्स जो हैं ये इसी कॉन्सेप्ट से अमेंड हो सकते हैं, यानी कि जुडिशरी ऑफ यूनियन की और स्टेट की, जिसमें आर्टिकल 124 से 147, 214 से 231 और 241। इसके साथ साथ जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये आपकी दी गई है आर्टिकल 245 से 255 तक। ठीक, इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ये जो शेड्यूल 4 है उसमें बात की गई है। ठीक है, 6th आप कह सकते हो 7th शेड्यूल, क्योंकि 7th शेड्यूल क्या है, अब होता है 3 लिस्ट दी गई हैं तो 7th शेड्यूल भी हो गया। इसके साथ साथ आर्टिकल 368 इटसेल्फ, कि आर्टिकल 368 में अगर अमेंडमेंट करना है तब भी आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। इसी प्रोसीजर मतलब स्पेशल मेजॉरिटी प्लस मोर देन 50%। तो बहुत सिंपल से ये कॉन्सेप्ट है। अमेंडमेंट पार्ट 20 में दिया गया है, आर्टिकल 368 है, 368 के 5 क्लॉज है, 368 324 से ऐड किया गया, 45 42 से ऐड किए गए। ठीक, बेयर प्रोविजन हो गया। 3 तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी और स्टेट्स का रेटिफिकेशन। कितने स्टेट्स का? मोर देन 50%। जो सिंपल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 368 में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन चेंज तो हो सकता है। 368 में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस मोर देन 50% स्टेट्स का जो है वो रेटिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट। अब रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल होगा? जब फेडरल कैरेक्टर बीच में आ जाएगा। फेडरल कैरेक्टर कब आता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया आर्टिकल 54-55, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स हो गए 73-162, जुडिशरी की अगर आप बात करो 124 से 147, 214 से 231 और 241, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप अगर बिटवीन सेंट्रल स्टेट की बात करो 245 से 255, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट शेड्यूल 4, 7th शेड्यूल 368, ये सब जो है वो इससे होंगे। अब स्पेशल मेजॉरिटी से कौन होंगे? जो सिंपल मेजॉरिटी से भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, वो बाकी सब, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं फर्स्ट और थर्ड को छोड़ के, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी और इस वाले पोर्शन को छोड़ के वो सब किस में आ जाएंगे? स्पेशल मेजॉरिटी में आ जाएंगे। कुछ जनरल से फैक्ट की अगर आप बात करो, कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। किस हाउस में इसका इनिशिएशन होगा? दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। टोटल नंबर का मेजॉरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से पास होना चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट बाउंड है असेंट देने के लिए, 24th अमेंडमेंट से ये बात कही गई है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग और टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो है कि ये अमेंडमेंट आए क्यों, 368(3), 368(4), 368(5) क्यों ऐड किए गए, क्या वजह थी, कौन सा केस लाया तो इसके लिए अगले लेक्चर में हम दो तीन क्या आप ये समझिए, एक बहुत कॉन्सेप्ट बेस पे वो लेक्चर हम बनाने जा रहे हैं इसके बाद, जिसमें 2 पोर्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या रिलेशन है, एक चीज। दूसरा जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा केस आया, उसके बाद कौन सा अमेंडमेंट हुआ, तो ये पूरा पोर्शन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसको देखेंगे तब वो वाला आपको समझ में आ जाएगा। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स अ लॉट।